सवाल बहुत अहम है। कई लोग ये दावा करते हैं कि वो मोबाइल डिवाइस रजिस्टर कर सकते हैं बग़ैर एफबीआर ड्यूटीज़ और टैक्सेस के। तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। आपकी जो जेन्युइन आईएमईआईज़ होती हैं वो डिवाइस से रिमूव कर दी जाती हैं। तो ऐसी डिवाइसेस जब भी नेटवर्क पे आइडेंटिफाई होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। कुछ लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि उनका फ़ोन जो है वो रजिस्टर हो गया, पर थोड़े मिनट के बाद सिम बंद हो गई दोबारा से। तो ऐसी सिचुएशन में यूज़र को क्या करना चाहिए? क्या वो कंप्लेंट दर्ज करवाएं या ऑपरेटर के पास जाएं? प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमारे नाज़रीन के लिए। अगर यूज़र को ये इशू आ रहा है कि कभी सिग्नल आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, तो फिर यूज़र को अपनी फ्रेंचाइज विज़िट करनी चाहिए ताकि वो डिवाइस की कनेक्टिविटी को चेक कर सकें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पीटीए पॉडकास्ट। पीटीए पॉडकास्ट पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से एक नया इनिशिएटिव है टेलीकॉम कंज्यूमर्स के लिए, आपके लिए। मेरा नाम तैयबा इफ्तिखार है। लास्ट एपिसोड में हमने टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन सिस्टम से मुतल्लिक बात की थी। आज हम डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन और ब्लॉकिंग सिस्टम, जिसको मोर कॉमनली मोबाइल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के नाम से पहचाना जाता है, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है मिस रोहीना खालिद, जो कि मोबाइल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम रोहीना, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। रोहीना, सबसे पहले नाजरीन को बताएं कि DIRBS का निज़ाम कैसे काम करता है और ये क्यों मुतारिफ़ कराया गया। टेलीकॉम पॉलिसी 2015 मुतारिफ़ कराई गई, जो कि जदीद टेक्नोलॉजी और सारिफिन की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दी गई थी। इस पॉलिसी के तहत PTA ने डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम मुतारिफ़ कराया। डर्ब्स अनरजिस्टर्ड और इलीगल इंपोर्टेड मोबाइल फ़ोन्स को आइडेंटिफाई करता है और ब्लॉक करता है। और जैसे कि आप किसी मार्केट में जाते हैं, आपको बताया जाता है कि ये PTA से रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन है, तो इसका मतलब ये है कि ये फ़ोन PTA के पैरामीटर्स के मुताबिक है। मोबाइल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट करने का मकसद चोरीशुदा फ़ोन्स के इस्तेमाल की रोकथाम, क्वालिटी ऑफ सर्विस को बेहतर करना और जो इंटरनेशनल टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक बनाए गए फ़ोन की इंपोर्ट को इनकरेज करना है, ताकि जो हमारे पास गैर मेयारी मोबाइल फ़ोन्स हैं या इलीगल इंपोर्टेड फ़ोन्स हैं उनको डिस्करेज किया जा सके। अच्छा, अब हमें बताएं कि मोबाइल रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार क्या है? क्या सिर्फ एक ही वेबसाइट के थ्रू हम रजिस्टर कर सकते हैं डिवाइसेस या ऑप्शंस और भी हैं? मोबाइल रजिस्ट्रेशन के 3 मेथड्स हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, वेबसाइट पे जाके यूज़र अकाउंट क्रिएट करता है और उसके अगेंस्ट वो अप्लाई करता है फॉर ड्यूटी टैक्सेस। सेकेंडली, *8484# शॉर्ट कोड है जो अपनी सिम से वो डायल करते हैं और जो गिवन इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको फॉलो करके डिवाइस को रजिस्टर कर सकते हैं। और थर्ड, किसी भी फ्रेंचाइज़ को विज़िट करके वो उनके थ्रू भी अपनी रजिस्ट्रेशन को प्रोसीड करवा सकते हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पे। अमूमन गैर रजिस्टर्ड डिवाइस पर जो टैक्स अप्लाई किया जाता है उसको PTA टैक्स के कहा जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि PTA टैक्सेस अप्लाई कर रहा होता है, जबकि PTA सिर्फ डर्ब्स के थ्रू IMEI को टेक्निकली इवेलुएट करता है कि IMEI क्लोन ना हो, डुप्लीकेट ना हो और एक वैलिड GSMA IMEI हो। उसके बाद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिवाइस के अगेंस्ट टैक्स को कैलकुलेट करता है और जनरेट करता है। अगर गैर रजिस्टर्ड मोबाइल डिवाइस नेटवर्क पर मुंसलिक है तो FBR टैक्स अदा करने का वैलिडिटी पीरियड कितना होगा? कोई भी यूज़र जब अपना डिवाइस नेटवर्क पे एक्टिव करता है तो उसको वन टाइम 60 डेज़ अलाउ किए जाते हैं, जिसमें वो बगैर FBR ड्यूटी टैक्सेस के अपना फ़ोन 60 डेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल बहुत अहम है। ऑनलाइन भी और मार्केट प्लेस में भी कई लोग ये दावा करते हैं कि वो मोबाइल डिवाइस रजिस्टर कर सकते हैं बग़ैर FBR ड्यूटीज़ और टैक्सेस के। इसमें कितनी वैलिडिटी है इस बात में, और आप क्या कहेंगी इस बारे में? मार्केट में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये क्लेम कर रहे होते हैं कि डिवाइसेस को बगैर ड्यूटी टैक्सेस के भी चला के देते हैं हम, या रजिस्टर करके दे रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इसमें यह होता है कि वो आपकी डिवाइस की IMEIs को चेंज कर देते हैं। आपकी जो जेन्युइन IMEIs होती हैं वो डिवाइस से रिमूव कर दी जाती हैं। तो ऐसी डिवाइसेस जब भी नेटवर्क पे आइडेंटिफाई होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो फिर उस वजह से वो ब्लॉक डिवाइसेस का कोई और सोल्यूशन नहीं होता, वो नेटवर्क पे नहीं चल सकती। सो यूज़र्स को अवॉइड करना चाहिए
है कि वो जाके मार्केट में अपनी पैचिंग करवा रहे हो या डिवाइस IMEI चेंज करवा रहे हो। मेरा अगला सवाल है कि अगर सारिफ को कोई मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है कि आपका IMEI डुप्लिकेट या क्लोन है, तो ऐसी सिचुएशन में सारिफ को क्या करना चाहिए? जो यूज़र को SMS रिसीव होता है उसमें एक वेबसाइट भी प्रोवाइडेड होती है, तो PTA के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट पे जाके यूज़र को कंप्लेंट लॉन्च करनी होती है जो डर्ब्स के अंडर नॉन कंप्लाइंट IMEI नेचर है। ठीक है, उसमें उन्होंने एक IMEI का स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना होता है, डिवाइस का सीरियल नंबर प्रोवाइड करना होता है और अपने मोबाइल नंबर्स प्रोवाइड करने होते हैं। तो PTA उसको अकॉर्डिंगली इवेलुएट करके फर्दर प्रोसेस करता है। बाज़ औक़ात ये सवाल, ये कंप्लेंट हमें बहुत रिसीव होती है कि यूज़र ने अपना मोबाइल रजिस्टर करने के लिए सिस्टम को एक्सेस किया, सिस्टम पे अकाउंट बनाने की कोशिश की, मगर एरर उसको ये रिसीव हुआ कि अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ऐसी सिचुएशन में सारिफ को क्या करना चाहिए और इसका कोई रेजोल्यूशन है या नहीं? यूज़र अक्सर पहले उन्होंने डर्ब्स में अकाउंट क्रिएट किया होता है प्रीवियस किसी विज़िट पे, और उसके बाद वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स भूल जाते हैं, तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। अगर स्टिल वो इस पे अपना रिज़ॉल्व नहीं कर पा रहे प्रॉब्लम, तो फिर वो PTA के साथ कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं जिसमें वो अपनी CNIC की कॉपी और पासपोर्ट की कॉपी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो यूज़र लॉगिन डिटेल्स हैं वो PTA शेयर कर देते हैं। एक शख्स ने अपना मोबाइल रजिस्टर करवा लिया है, FBR ड्यूटीज़ और टैक्सेस पे कर दिए हैं, अब वो वेट कर रहे हैं कि कब उनको सिग्नल्स रिसीव होना शुरू हो जाएंगे। तो व्हाट इज़ द टाइम लिमिट? कितने टाइम में यूजुअली आपके मोबाइल को सिग्नल्स रिसीव होना शुरू हो जाते हैं? जब यूज़र को पेमेंट कंफर्मेशन का मैसेज रिसीव हो जाता है, उसके 3 घंटे बाद यूज़र रीस्टार्ट कर ले डिवाइस, तो उसकी सर्विसेज रिस्टोर हो जाती हैं। कुछ लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि उनका फ़ोन जो है वो रजिस्टर हो गया, उनकी सिम दोबारा से चलना शुरू हो गई, पर थोड़े मिनट के बाद सिम बंद हो गई दोबारा से। तो ऐसी सिचुएशन में यूज़र को क्या करना चाहिए? क्या वो कंप्लेंट दर्ज करवाएं या ऑपरेटर के पास जाएं? प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमारे नाज़रीन के लिए। जब यूज़र की IMEI कंप्लाइंट होती है और रजिस्टर्ड होती है और उस पर सर्विसेज रिस्टोर होती हैं, तो फिर वो PTA की तरफ से अनब्लॉक्ड है। अगर यूज़र को ये इशू आ रहा है कि कभी सिग्नल आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, तो फिर यूज़र को अपनी फ्रेंचाइज विज़िट करनी चाहिए ताकि वो डिवाइस की कनेक्टिविटी को चेक कर सकें और ये देख सकें कि सिग्नल्स का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं फ़ोन ख़रीदूँ, नेक्स्ट फ़ोन ख़रीदूँ, वो PTA रजिस्टर्ड हो, PTA अप्रूव्ड हो। तो ऐसी सिचुएशन में जब मैं मार्केट में जाऊँ तो मुझे किस तरीके से पता चलेगा कि फ़ोन जो है वो PTA अप्रूव्ड है? पाकिस्तान के अंदर कोई भी डिवाइस ख़रीदने से पहले यूज़र को IMEI का स्टेटस चेक कर लेना चाहिए, और स्टेटस चेक करने के 3 मेथड्स हैं। एक, यूज़र 8484 पे 15 डिजिट IMEI SMS कर सकता है और उसके अगेंस्ट स्टेटस उसको SMS में रिस्पॉन्स आ जाता है। सेकेंडली, वो डर्ब्स की वेबसाइट को विज़िट कर सकता है और वहाँ पे स्टेटस चेक कर सकता है। और थर्डली, एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए DVS मोबाइल ऐप है जिसको वो यूज़ कर सकते हैं। स्टेटस के अंदर IMEI के कंप्लाइंट/अप्रूव होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो मॉडल मेंशन है वो भी डिवाइस मॉडल के साथ वेरीफाई कर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया रूहीना। उम्मीद है कि मोबाइल रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक जो क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स थे, इनका जवाब आपको इस पॉडकास्ट के ज़रिए मिल गया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।